स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो भारत सरकार द्वारा इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का रिलीज कर दिया गया है, जिसमें वो इकोनॉमिक ग्रोथ को 7.4% बता रहे हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, और आने वाले सालों के लिए 6.8 से 7.2% तक की ग्रोथ यहां पर रिकॉर्ड करने की बात करते हैं। एंड इसके साथ बजट भी यहां पर आने वाला है अगले साल के लिए। और हर साल जब भी बजट रिलीज किया जाता है तो एक बहुत ही एस्पायरिंग ग्रुप है हमारी पॉपुलेशन का, विच इज द मिडिल इनकम क्लास, और हर साल वो बजट को देखता है ये सोचते हुए कि भैया क्या मेरे लिए इस साल कोई नई चीज ऐड की जाएगी, क्या कोई ऐसा प्रोविजन, कोई ऐसा इनिशिएटिव मेरे लिए यहां पर लॉन्च किया जाएगा जो मेरी लाइफ को और इजी बना दे, मेरे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं उनको थोड़ा सा इजी कर दे, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहां पर इंप्रूव कर दे। बट हर साल हम क्या देखते हैं कि इनिशिएटिव्स तो यहां पर आते हैं, बट मिडिल इनकम क्लास को बस एक बहुत ही माइन्यूट सा बेनिफिट यहां पर मिलता हुआ देखने को मिलता है। सो दैट इज व्हाई दिस मिडिल इनकम क्लास इन द अपकमिंग बजट फॉर 26-27 वो एस्पायर कर रहा है, वो देख रहा है, वो उस पर्टिकुलर नजर से यहां पर इसे ऑब्जर्व कर रहा है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए कुछ नए इनिशिएटिव्स यहां पर लेकर आए जिसके चलते मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कोई एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर पड़ सके। बिकॉज यही मिडिल इनकम क्लास हमारे देश के लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हमारे देश की जो हम जीडीपी की बात करते हैं ना, ये जो नंबर्स हम यहां पर देखते हैं कि भैया 7.4% की ग्रोथ यहां पर हुई है, उस 7.4% की ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहती है वो रहती है कंजम्पशन की, प्राइवेट कंजम्पशन की, माने आपके और मेरे जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके द्वारा जो कंजम्पशन यहां पर क्रिएट की जा रही है। सो दैट इज व्हाई दे आर द बैकबोन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन डिमांड, जिसके बेसिस पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर होती है। 60% तक का कंट्रीब्यूशन है ये, जो कि अभी इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी यहां पर कवर किया गया। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यही मिडिल इनकम जो वर्ग है, ये जो कैटेगरी है, हालांकि इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हमें देखने को मिलती हैं, बट अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि किन लोगों को हम इस मिडिल इनकम क्लास में यहां पर डाल सकते हैं, जो आपके सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, या जो छोटे बिजनेस के ओनर्स हैं, या जिनमें आपकी डोल इनकम की जो आपकी अर्बन फैमिलीज हैं, या जो फर्स्ट जनरेशन के टैक्स पेयर्स हैं जो पहली बार यहां पर टैक्स पे कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री में। दीज आर द मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज, राइट। अब यही जो पर्टिकुलर फैमिलीज हैं, यही भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का बेस भी यहां पर बनती है, राइट। बट इसी मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज को इतना टैक्स पे करने के बावजूद भी सरकार से जब वो बेनिफिट्स की बात करती है, जो कि एक किसी भी एडवांस इकोनॉमी में हम कहते हैं कि भैया सरकार टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहां पर करना चाहती है, कि जिस पैसे को कलेक्ट किया है उसके थ्रू सभी लोगों के लिए न्यूमरस इनिशिएटिव्स के थ्रू वहां पर अपने प्रोविजंस, अपने बेनिफिट्स, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के इनिशिएटिव्स वहां पर लेना चाहती है। तो हर एक व्यक्ति क्या एस्पायर करता है कि यार कल को उसका अगर परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन वहां पर है, क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन यहां पर रहे, राइट, हेल्थ केयर सर्विसेज यहां पर रहे। बट हम क्या देखते हैं कि यही मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज, डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द टैक्स कलेक्शंस, यही मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज के द्वारा सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया भी जाता है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं होता है, उनके द्वारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए आज के सेशन में हम यही थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस कंसर्न को समझने की कोशिश करते हैं, इस दर्द को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे देश का मिडिल इनकम क्लास यहां पर फेस कर रहा है। और एक तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर से गुहार भी हम यहां पर लगाते हैं कि मैडम थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचा जाए, इस मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज की जो डिस्पोजेबल इनकम है उसे यहां पर मद्देनजर रखा जाए। उस डिस्पोजेबल इनकम को सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के थ्रू ही नहीं, इन्फ्लेशन के साथ भी देखा जाए कि भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो यहां पर इन सभी फैमिलीज के लिए बढ़ती जा रही है। तो ये शुरुआत करते हैं आज सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली शुरुआत करने से पहले जो सबसे पहला डायमेंशन मैं डिस्कस करना चाहूंगा थॉरो तरीके से, इट इज अबाउट द कि भैया जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं कि भैया मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, राइट। तो इसमें यहां पर मर्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स द्वारा एक पूरा रिपोर्ट पब्लिश किया गया 2012 से लेकर 2023-24 तक का, राइट। इन्होंने यहां पर क्या किया, 3 वर्गों में हमारी पॉपुलेशन को डिवाइड किया। एक इन्होंने यहां पर बताया कि भैया जो आपके लो मिडिल इनकम क्लास वाले हैं, राइट, अब उनकी इनकम रेंज यहां पर बताएगी 0 to 5 लाख रुपीस। ये जो आपके लो इनकम कोहॉर्ट वाले हैं इनको यहां पर डाला गया 0 to 5 लाख रुपीस जो कि एनुअली यहां पर कमा रहे हैं, ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, राइट।
फिर इन्होंने मिडिल इनकम कोहॉर्ट का नंबर यहां पर निकाला, राइट। उसको यहां पर बोला गया कि भैया जो 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक यहां पर कमाते हैं उनको मिडिल इनकम में यहां पर डालते हैं, और जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं उनको हम हाई इनकम कोहॉर्ट में यहां पर डाल देते हैं, राइट। अब इन तीनों कैटेगरीज के जो नंबर्स हैं उनका बेस यहां पर फिक्स कर दिया गया 2012-13 के लिए कि 100 नंबर है। अब इसी केस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि जो ये लो इनकम कोहॉर्ट वाला नंबर है ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, बिकॉज नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप का यहां पर हिस्सा बनते जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट, जो ये 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की जो फैमिलीज हैं, जो ये हाउस होल्ड हैं, जो ये इंडिविजुअल्स हैं, इन मिडिल इनकम क्लास के केस में देखा जाए तो इनके केस में नंबर में कुछ खास चेंज नहीं आया, बल्कि जो हाई इनकम वाले हैं उनके केस में डेफिनेटली एक चेंज यहां पर देखने को मिला है। सो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से मिडिल इनकम क्लास वाली फैमिलीज क्या कहती हैं, उनका कहना क्या है, उनका ये कहना है कि सर हमारे द्वारा टैक्सेशन भी दिया जा रहा है, हमारे द्वारा उस प्रकार की कोई टैक्स इवेजन वाली प्रैक्टिसेस भी हम उतनी नहीं फॉलो कर रहे, बिकॉज वी आर सैलरीड प्रोफेशनल्स। जो पैसा मिलता है उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, पहले ही कंपनी वहां पर टीडीएस काट के दे देती है, तो उस केस में हम कोई किसी प्रकार का टैक्स इवेजन भी नहीं करते। हम रेसिप्रोकेशन में क्या चाहते हैं कि भैया हमारे लिए एटलीस्ट या हमारे बच्चों के लिए अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी एजुकेशनल सर्विसेज वहां पर मिल सके, बट वो नहीं मिल पाती। उन्हें फिर एक्स्ट्रा पैसा कहां खर्च करना पड़ता है, इन सभी चीजों पर खर्च करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर हाईलाइट किया था कि हमारे नंबर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है बहुत खास, कि हमारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। दैट मीन्स जो टैक्स कलेक्शन का जो एक बहुत बड़ा टूल है, ये जो है ना डायरेक्ट टैक्सेशन के जो पर्सनल इनकम टैक्स जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं, इसका जो बेस है ये बहुत समय से एज इट इज चलता आ रहा है, कोई मेजर चेंज यहां पर नहीं आ रहा। हालांकि डेफिनेटली हाई इनकम क्लास वाले भी यहां पर उस प्रकार का टैक्स पे कर रहे हैं, उनके नंबर में चेंज आ रहा है, बट वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस मिडिल इनकम क्लास कि इनके लिए उस प्रकार के नए प्रोविजंस यहां पर ऐड ऑन नहीं हो पा रहे। और इनका यही कहना है कि या तो गरीबों के लिए आप डेफिनेटली, और जो कि जरूरी भी है, लेट अस डील विद दिस अटमोस्ट सेंसिटिविटी के साथ इसको डील करने की जरूरत है कि ठीक है, जो आपके गरीब वर्ग हैं, जो आपके पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके पास वैसे भी उस प्रकार के प्रोविजंस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए वैसी स्कीम सब्सिडीज चलाना एक लाजमी बात है, राइट। हाई इनकम वालों के लिए आप जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जिनकी अपनी खुद की कंपनीज हैं, उनके लिए भी आप कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस यहां पर ले आते हैं, या उनके लिए कोई इंसेंटिव्स बाकी चीजें प्रोवाइड कर जाते हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। बट ये मिडिल इनकम क्लास वाली फैमिलीज किसी तरीके से अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ उस तरीके से चेंज नहीं कर पाते। अब यही इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में यहां पर जो पॉइंट मेंशन किया गया था कि जो आपके लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम वाले कोहोर्ट्स हैं, राइट, कि एवरेज इनकम अगर 2012-13 के हिसाब से देखनी हो इन टर्म्स ऑफ लैक्स 2.4 लाख थी इस पर्टिकुलर ग्रुप में, वहीं मिडिल इनकम वालों के केस में 10 लाख तक की थी। अब यही इनकम अगर हम 2023-24 में देखें तो वो भी 10.7 ही, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है, राइट। बहुत ही मार्जिनल सा चेंज यहां पर देखने को मिला है ना जी। और परसेंटेज ऑफ फाइलर्स अगर हमें देखने हो 2012-13 के हिसाब से, तो भैया ये पहले बहुत ज्यादा फाइल करते थे एंड मोस्टली आपके नील रिटर्न्स यहां पर फाइल की जाती थी, बट अब यहां पर नंबर जरूर बढ़ गया है फाइल करने का, बिकॉज थोड़ा थोड़ा नंबर यहां पर इन पर्टिकुलर हाउस होल्ड में इंक्रीज हुआ है, राइट। तो दैट इज द पॉइंट जो कह रहे हैं कि हमारे नंबर में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, तो हमारा टैक्स बेस जो मेजर सरकार के लिए है, जिससे वो ऐसा पर्सनल इनकम टैक्स यहां पर कलेक्ट करती हैं इस कैटेगरी से, उस टैक्स बेस में कोई मेजर चेंज नहीं है। एंड वहीं अगर हम एक वेग सा स्नैपशॉट भी यहां पर देखेंगे, आपकी 146 लोगों की पॉपुलेशन है, 78 करोड़ आपके पैन होल्डर्स हैं, पैन लिंक जो आधार के साथ है 60 करोड़ के हैं, एक्टिव जो इनकम टैक्स असेसीज हैं 13 करोड़ के हैं, जो फाइल्ड आईटीआर्स हैं वो 9 करोड़ की हैं। बट वहीं उन फाइल्ड आईटीआर्स में से जो नील फाइल्ड हैं, जो कोई टैक्स पे नहीं कर रही, बस सिर्फ और सिर्फ अपना एक पर्टिकुलर कह लीजिए कंप्लायंस को पूरा करने के लिए यहां पर अपना नील टैक्स फाइल करें ताकि कल को अगर लोन वगैरह लेना हो तो उस समय पर कोई दिक्कत ना आए, उनका नंबर बहुत बड़ा है भाई। तो ये 3 करोड़ लोग ही हैं जिनके द्वारा यहां पर टैक्सेशन की पेमेंट एक्चुअली में की जा रही है। एंड दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज का एक कंसर्न है कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, हम रिटर्न में क्या यहां पर देख पा रहे हैं। बिकॉज अगर देखा जाए इनके केस में तो इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो यहां पर बढ़ती जा रही है, फूड इन्फ्लेशन इनकी मंथली सेविंग्स को यहां पर ईट अवे कर जाती है। एंड इस चीज के बारे में भी जिक्र करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमने 2025 के लास्ट के कुछ महीनों में मल्टीपल टाइम्स डेटा देखा कि भैया इन्फ्लेशन तो बहुत कंट्रोल में आ गई है, 2% है, 1% है, बट एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि उस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का जो टूल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, या जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उसमें जो आपकी वेटेजेस हैं डिफरेंट ग्रुप्स, इसमें फूड के साथ वेटेज रहती है
भैया बहुत पुराना आपका वेट है, बहुत पुराने बेस ईयर्स आप यहां पर यूज कर रहे हैं 2011-12 के। सो दैट इज समथिंग जो कि करेक्ट पिक्चर को भी यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। एंड इवन वो जो वेट्स वहां पर बनाए जाते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स के सीपीआई में, वो वेट्स डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंजम्पशन और द काइंड ऑफ मनी दैट इज बीइंग स्पेंड बाय द इंडिविजुअल्स ऑन सर्टेन कैटेगरीज। अब भैया वो 2011-12 के इतने चेंजेस भी तो आ गए हैं। अब हालांकि 26 में कह रहे हैं कि चेंजेस यहां पर लाए जाएंगे, बट पॉइंट वही है ना कि वो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा अगर हम देखें और हम कहें कि भैया इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में आ गया, तो हर बार इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप पुरानी मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर अभी भी वो एक्यूरेट पिक्चर देखने को नहीं मिल सकती। एंड मोर ओवर फ्यूल और यूटिलिटीज के केस में अगर देखा जाए तो इनकी तो कॉस्ट यहां पर बढ़ती जा रही है, राइट। इनकी जितनी भी डिस्पोजेबल इनकम है मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज की, भैया वो इजिली खत्म हो जाती है। एंड मीडियम इनकम ग्रोथ के केस में देखा जाए तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है विद रिस्पेक्ट टू द राइजिंग कॉस्ट, कोई मेजर चेंज नहीं आया है। सो दैट इज द पॉइंट जो कि ये हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, आपने 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स फ्री यहां पर कर दिया, बट उसके बाद तो फिर जैसे अगर कोई 14 लाख रुपए यहां पर कमा रहा है, उसको तो फुल टैक्सेशन यहां पर पे करना पड़ रहा है ना। उसके केस में तो उसको कोई रियायत यहां पर नहीं मिल रही। एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों तक ही यहां पर आपका बेनिफिट मिल पा रहा है, एक पर्टिकुलर इनकम लेवल तक के लोगों को बेनिफिट मिल पा रहा है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? एंड इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न यहां पर देखने को मिलता है, इट इज अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज द हिडन कॉस्ट। दैट इज द पॉइंट। वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन और हिडन कॉस्ट किस तरीके से देखने को मिलती है कि जहां पर फ्यूल वन ऑफ दोस थिंग्स जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक हाउस होल्ड में है, गाड़ी वहां पर है तो भैया डेफिनेटली तेल भी गाड़ी में वहां पर डल रहा है। अब वो गाड़ी में तेल डल रहा है भैया, उसकी कॉस्ट यहां पर बढ़ती जा रही है एंड सरकार द्वारा यहां पर उसकी टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं लाए जा रहे। ये ऐसी चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज रेगुलरली कंज्यूम कर रही हैं, बट उसका टैक्सेशन अभी भी वो पुराना टैक्सेशन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है जहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही हेवी टैक्सेशन लगाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। अगर एक्चुअली में हमें जीएसटी रिफॉर्म्स यहां पर लेकर आने, तो जीएसटी रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ उन टैक्स स्ट्रक्चर्स को रिड्यूस करने में या 5, 12 और 40% लाने में नहीं होना चाहिए। अब उसमें जो ऐसे पर्टिकुलर गुड्स जो कि डेली कंजम्पशन में यहां पर आ रहे हैं, खासकर फ्यूल, उसे यहां पर जरूरत है जीएसटी स्ट्रक्चर में लाने की, ताकि उसकी कॉस्ट कम हो एंड एक्चुअली में ऐसे मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज के लिए वो जो पर्टिकुलर राइजिंग कॉस्ट है उसे वो एडजस्ट भी कर सके और उनकी इनकम की ग्रोथ उस चीज के साथ जस्टिफाई भी यहां पर कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन इटसेल्फ, राइट। जितनी भी इनकम फैमिलीज आपकी यहां पर टैक्स पे कर रही हैं, दे वांट दैट काइंड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम फॉर देयर किड्स। उनको अपने बच्चों के लिए उस प्रकार का एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम चाहिए एंड बाकी देशों में कहीं ना कहीं वही चीज की एक्सपेक्टेशन भी यहां पर रखी जाती है। बट अगर हम सरकार के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो आए दिन हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया न्यूज आइटम देखने को मिलता है कि सरकार का स्कूल है बट वहां पर काम करने के लिए या जो वहां पर मिड डे मील का खाना बनाने के लिए बच्चों को यूज किया जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम तो भैया हमारा मिडिल इनकम क्लास फॉलो नहीं करता, ऐसा तो एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। तो इसी वजह से फिर वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स की जो एजुकेशन है वो बढ़ती जा रही है एंड विद रिस्पेक्ट टू द करंट कंपटीशन जो कि हम करंटली देख ही रहे हैं हमारे पूरे इस जॉब इकोसिस्टम में, तो जाहिर सी बात है पहले भैया उनको अपने प्राइवेट स्कूलिंग के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर हैवी कॉलेज फीस यहां पर पे करनी पड़ती है एंड फिर अगर कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी करे तो कंपेटिटिव कोचिंग में वहां पर एनरोल होना पड़ता है, बिकॉज उस प्रकार का सिस्टम, उस प्रकार की नॉलेज उनके एजुकेशनल सिस्टम में नहीं मिल पा रही है, राइट। सो दैट इज द पॉइंट जहां पर ये पर्टिकुलर मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज, और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग यहां पर अग्री भी कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तो उस प्रकार का चेंज यहां पर चाहते ही चाहते हैं। एंड हम ऐसा नहीं है ना कि यूएस जैसी फैमिलीज के तरीके से हम यहां पर काम करते हैं। इंडियन फैमिलीज हैं यार, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो पेरेंट्स के द्वारा ही उठाया जाएगा, है ना। पेरेंट्स उस चीज को उठाते हैं। वहां तो कि भैया तुम 18 साल के हो गए, चलो अपने हिसाब से काम करो। यहां तो पेरेंट्स उठाएंगे। और वही ट्रेंड अगर यहां पर देखा जाए, इंक्रीजिंग कॉस्ट है भैया एजुकेशन की, कैसे इस कॉस्ट को पूरा करें, अपनी एक बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ ऑफ इनकम एज वेल एज टैक्सेशन के थ्रू जो डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, कैसे यहां पर इन सेविंग्स को मेंटेन किया जाए ताकि इतनी हैवी कॉस्ट बियर की जाए, ये इन पर्टिकुलर फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके मन में अभी तक ओपिनियन आ जाए कि तो भैया तो क्या हो गया, वो पैसा भी कमा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज का सेंसिटिविटी रखता हूं कि हमारे देश में गरीबी की समस्या भी बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है। बट अब शायद वो समय आ चुका है कि जहां पर जो सबसे ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस में,
अब उनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रोविजन यहां पर सरकार द्वारा ऐड किया जाए, एटलीस्ट कुछ मैकेनिज्म यहां पर निकाला जाए जिसके तहत ऐसी जो हाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट है कुछ कैपिंग मैकेनिज्म। और ये तो चलो आपकी ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, स्कूल लेवल की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उस केस में भैया लाख लाख 1.5 लाख के तो भैया आपके प्राइवेट स्कूल्स यहां पर चार्ज कर रहे हैं, राइट। मतलब वो पूरा ईयरली पैकेज वहां पर बन चुका है, जो एक समय पर कॉलेजेस की फीस होती थी आज वो स्कूल्स की फीस यहां पर हो चुकी है। तो कैसे भैया ये पर्टिकुलर फैमिलीज यहां पर एडजस्ट करेंगी? फिर हमारा एक और कंसर्न भी कि भैया फर्टिलिटी रेट यहां पर कम हो रहा है। अरे वो तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। अगर ऐसी इनकम फैमिलीज वो डिंग कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट करें, डबल इनकम नो किड्स की, भैया बच्चों को पालना है, बच्चों की एजुकेशन को फुलफिल करना बहुत मुश्किल टास्क होता जा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कंसर्न भी हमें कल को देखने को मिलेगा ही। एक सोशल स्ट्रक्चर को यहां पर चेंज करता हुआ देखने को मिलेगा, डेमोग्राफिक्स के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। एंड वन ऑफ द अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द हेल्थ केयर इटसेल्फ। हेल्थ केयर की कॉस्ट को अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जितना लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो भैया यहां पर कॉस्ट बढ़ रही है। ग्लोबल एवरेज को भैया इंडिया की हेल्थ केयर कॉस्ट यहां पर बीट करती है, कि जो यहां पर प्राइसेस में चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। So that is the kind of healthcare inflation जो कि हम इंडिया में देख रहे हैं। And again, my point is, if we compare it with the government institutions, जो वहां पर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर उस प्रकार की केयर नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने परिवार के किसी मेंबर को खोया होगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भैया सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे बट वहां पर एडुकेट सर्विसेज नहीं मिल पाई, बचाया जा सकता था बट नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपने टैक्सेस पे किए हैं तो चलो सरकार के वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। एंड यहां पर डॉक्टर्स की गलती नहीं है, ये भी बहुत क्लियरली मेंशन करना जरूरी है, डॉक्टर्स की गलती नहीं है। यहां पर वहां का जो सिस्टम है, वहां की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां जो अंडर स्टाफ्ड लोग हैं, भैया वो कितना ही कर पाएंगे, इतना बड़ा पॉपुलेशन बेस है, कैसे उनको उस प्रकार की सर्विसेज यहां पर मिल पाएंगी? तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रोविजन यहां पर निकले कि अगर आप नए से नए एम्स क्रिएट कर रहे हैं तो उन एम्स के थ्रू इंश्योर भी किया जाए कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज एंड नॉट जस्ट अच्छी एडुकेट हेल्थ केयर सर्विसेज वहां पर मिल पाए जो रिक्वायर्ड हैं, है ना। सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सेकेंडरी के लिए चलो भैया टियर 1 शहर की तरफ यहां पर जाना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंसर्न यहां पर रहता है, बट आप सभी से पहले एक सिंपल सा सवाल यहां पर रखा जाता है कि भारत के संविधान के तहत जो हमारे द्वारा बजट पेश किया था कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर किया जाता है? क्योंकि बजट आने वाला तो भैया सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आप कोई कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, कोई टेक्निकलिटीज कंसेप्चुअल क्लियरेंस नहीं मिल पा रही किसी टॉपिक को लेकर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड दिस आर टेलीग्राम कम्युनिटी, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम करंट अफेयर की अपडेट्स, मॉडल क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस, ये सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड करंटली रिपब्लिक डे की सेल कंटिन्यू चल रही है, आज लास्ट डे है, बट लास्ट डे पे एक खास बेनिफिट यहाँ पर दे दिया गया है कि पहली बात आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन पे अप टू 77% तक का डिस्काउंट यहाँ पर एप्लीकेबल है। एंड डबल वैलिडिटी ऑफर की जा रही है कि जैसे किन कोर्सेज की वैलिडिटी अगर 18 महीनों की है तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, ताकि आप लंबे समय तक उन कोर्सेज को वहां पर देख सकें। खासकर जो भी कॉलेजेस में है उनके लिए पर्टिकुलर इनिशिएटिव, पर्टिकुलर प्रोविजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल यहां पर हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लोग यहां पर आज कोर्सेज खरीद रहे हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो यहां पर अश्योर किए गए हैं, तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें। इफ यू वांट एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर एस्पेक्ट जो कि मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज यहां पर डेफिनेटली एस्पायर करेंगी, दैट इज द अफोर्डेबल हाउसिंग। भाई जब भी हम लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज की बात करते हैं ना, हमारे जहन में 3 शब्द आते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान आज के समय पे जो मिडिल इनकम क्लास वाला फैमिली है ना, वो रोटी और कपड़ा चलो अच्छे से सस्टेन कर पा रहा है, मकान एक ऐसा हो चुका है जो कि उसके लिए अनअफोर्डेबल। अब आप खुद सोचिए, शहरों में नौकरियां हैं, लोग शहरों में जा रहे हैं, वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। मुंबई के केस में कितना बड़ा कंसर्न रेस किया गया है ना, हमने भी केस स्टडी में से कवर किया था कि मुंबई के केस में अफोर्डेबल हाउसिंग भैया मुंबई के 30 से 40 किलोमीटर के विसिनिटी में अवेलेबल ही नहीं है, उसके बाहर जाके ही है। तो अगर किसी को मुंबई में काम करना है तो उसको भैया दूर दराज से वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। और ये फिनोमिना हर एक टियर 1 शहर में रेप्लिकेट होता हुआ देखने को मिल रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बिल्डर्स बना भी रहे हैं तो भैया सिर्फ और सिर्फ आपके लग्जरी हाउसिंग वहां पर बनाई जा रही है, जिनकी कॉस्ट 2, 3, 4, 5 करोड़ से वहां पर शुरू होती है। बट हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है। हर एक मिडिल इनकम क्लास फैमिली वाला एस्पायर करता है कि यार चलो एट द एंड ऑफ द डे मैं बस कोशिश कर लेता हूं कि एक मेरा घर यहां पर बन जाए, एटलीस्ट मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमेशा के लिए घर अवेलेबल रहे, राइट।
बट वही अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा एक स्कार्स रिसोर्स, एक स्कार्स एक एस्पायरेशन यहां पर बन चुकी है कि जिसकी अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही। अब हालांकि जैसे देखा जाए ना, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है उन असेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने की जो कि प्राइवेट सेक्टर चीपली प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब कहने के लिए देखा जाए, सरकार के पास वैसे विभाग भी हैं, वैसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट भी की जा सकते हैं जो कि ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना बहुत सारे लोगों का पूरा करें। बट दिक्कत वही है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस अगर काम करेंगे या पीएसयूज ऐसे काम करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या? कंस्ट्रक्शन वर्क है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, एंड मोर ओवर करप्शन के केसेस को कैसे काउंटर करेंगे? यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसेज बांटे जाएंगे? क्या लॉटरी सिस्टम है, कितना रिग्ड है या नहीं है? देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स अराउंड इट। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ पर्टिकुलर नीड जहां पर सरकार इस अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई तो मॉडल निकाले अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां पर एक मिडिल इनकम क्लास की जो फैमिली है वो अपने लिए एटलीस्ट 3 BHK या छोटा सा घर वहां पर बना सके, एंड उसके लिए पॉसिबिलिटी हो कि भैया उस प्रकार से उस सोसाइटी में रहते हुए अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करते हुए अपना खुद का घर क्रिएट कर सके, राइट? सो दैट इज समथिंग जो कि डेफिनेटली ये मिडिल इनकम क्लास यहां पर एस्पायर कर रही है, और हमारी भी यही उम्मीद रहेगी सरकार से कि आने वाले बजट में शायद ये जो एस्पिरेशंस हैं, जो ये रिक्वेस्ट है मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज की, इसे सच सुना जाए। बिकॉज यही मिडिल इनकम क्लास फैमिली है जो कि अगेन हायर कंजम्पशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, सेविंग्स पूल में कंट्रीब्यूशन करती है, मार्केट में इन्वेस्ट करती है अपना पैसा ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जनरेट की जा सके, डिमांड लेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन यहाँ पर करती है, और यही प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा शेयर भी है। अगर हम पहले भी डिस्कस करें ना, 60% तक की कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें ये मिडिल इनकम क्लास फैमिलीज हैं जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर यहाँ पर रखती हैं। तो आई होप जो मेरा मैसेज था वो आप सभी तक यहाँ पर पहुंचा हो, एंड डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन कंटेंट यहाँ पर जरूर निकला हो। चलिए देखते हैं सरकार का क्या डिसीजन रहता है, कैसा बजट रहता है। होपफुली बहुत बढ़िया रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।